बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्क। बच्चों, डेली लाइफ में वर्क और फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे डेली लाइफ में स्टूडेंट्स एक जगह बैठकर कई घंटे तक पढ़ाई कर रहे होते हैं। टेलर है वो स्टिचिंग कर रहा है, पेंटर है वो पूरा दिन पेंटिंग बनाने में लगा देता है। दे ऑल आर डूइंग देयर वर्क, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। नो वर्क इज डन बाय देम। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कब होता है? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो, तब वर्क होना माना जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, व्हाट इज वर्क। बच्चों, वर्क को डिफाइन करने से पहले हम वर्क के फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर इसी की हेल्प से हम इसको डिफाइन कर लेंगे। तो क्या है फॉर्मूला? F cos थीटा इंटू डी। यहाँ F है अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड और D है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और थीटा है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमने W को क्या लिखा है? F cos थीटा इंटू डी। अब ये F cos थीटा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कॉम्पोनेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई हो रही है डिस्प्लेसमेंट से, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है, वही क्या होता है? वर्क। तो वर्क क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। बस यही इसकी डिफाइन है। ये यहाँ पर आप नोट्स देख रहे होंगे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी। तो अब इसी फॉर्मूले से ये जो वर्क की डिफाइन है बच्चों, वो हम देख सकते हैं। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। तो प्रोडक्ट किसका? कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। ये कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वर्क। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। जो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो थीटा की वैल्यू 0 होने का मीनिंग क्या है? F और D दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो A पोजीशन में है, पहले इस पर फोर्स लगाया गया, फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज D डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें और ये पोजीशन B में पहुंच जाता है। तो उस टाइम पर जो W की वैल्यू होगी वो क्या होगी? हम यहाँ पर थीटा को रख देंगे 0, cos 0 1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा FD। तो ये फॉर्मूला बच्चों हमें तब मिलता है जिस टाइम पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। उस टाइम पर W इज इक्वल टू एफ इंटू डी ये आ जाता है। दोनों के ही मैग्नीट्यूड्स हैं, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। पर क्या हो अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो। जैसे कि इस केस में यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया और फोर्स लगाने पर फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों के बीच में थीटा एंगल है यहाँ पर। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा ये लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही वर्क डन आएगा, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा था। और हमें ये पता है, 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन में जब वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जब कॉस थीटा आता है तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ डी कॉस थीटा को हम लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख लिया है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? जहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो ये W जो है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ये, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। चलिए अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। तो SI यूनिट इसकी जूल होती है, ये हमें पहले से ही पता है। CGS यूनिट होती है इसकी अर्ग।
अब हमें 1 जूल को डिफाइन करना है तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए 1 जूल। अब 1 जूल हमें वैल्यू कब मिलेगी? जब फोर्स हो 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर। सो वर्क इज सेड टू बी डन 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन। किसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। अब हम इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट देख लेते हैं। तो एसआई सिस्टम में वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट होती है केजी मीटर, किलोग्राम मीटर ये लेते हैं, और इसको हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से सीजीएस में जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो हो गई ग्राम सेंटीमीटर। किलोग्राम को ग्राम लिख दिया हमने, मीटर को सेंटीमीटर लिख दिया। और जब हमें इसे कन्वर्ट करना होता है अर्ग में, अर्ग क्या है बच्चों? सीजीएस में जो वर्क की यूनिट है, पीछे हमने पढ़ा था ना। तो जब हमें ग्राम सेंटीमीटर को अर्ग में कन्वर्ट करना होता है तो 980 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी कुछ और यूनिट्स भी देख लेते हैं जो आगे के चैप्टर्स में हमें उनकी ज़रूरत होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब हम चार्ज पार्टिकल की एनर्जी की बात करते हैं तो हम ये यूनिट यूज़ करते हैं। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपने यूनिट पढ़ी होगी क्लास 10th में, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ये यूनिट, ये रिलेशन यूज़ किया होगा। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। फूड आइटम्स पे आप देखते हैं ना, वहाँ मेंशन रहता है कि इतने कैलोरीज हैं, इतने किलो कैलोरीज हैं, तो उनको भी, वो भी क्या है? एनर्जी है ना, तो हम इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके हम 4.2 भी लिख सकते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अब देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वर्क का वो ml/T-2 होता है। आपने ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में ज़रूर ही पढ़ा होगा। बच्चों, जब दोनों की यूनिट सेम होती हैं वर्क और एनर्जी की, तो इनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं। तो वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशंस सेम होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब जो वर्क की नेचर है बच्चों, वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो वर्क डन भी होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब ज़ीरो होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन। तो चलिए देख लेते हैं वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव। हमने फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू FD cos थीटा। यहाँ D को हमने S लिख दिया है, जस्ट सिंबल चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को हमने S से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो W इज इक्वल टू FS cos थीटा। जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो W भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इन दोनों के तो मैग्नीट्यूड से लेते हैं ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड्स तो हमेशा पॉजिटिव होते ही हैं। तो वर्क डन पॉजिटिव होना किस पर डिपेंड करता है? cos थीटा पर। तो व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव W इज पॉजिटिव। तो अब cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? व्हेन थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में हो तो उस टाइम पर थीटा पॉजिटिव होता है। 90 नहीं होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए, क्योंकि cos 90 तो 0 हो जाता है ना। तो 90 से कम वैल्यू के लिए ये थीटा पॉजिटिव होता है। तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाता है, और जब cos थीटा पॉजिटिव तो वर्क भी पॉजिटिव हो जाता है। और ये cos थीटा पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो ऑब्जेक्ट में वो फोर्स की ही डायरेक्शन में हो। तो जब फोर्स लगाया जाए किसी ऑब्जेक्ट पर और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, या फिर थोड़ा सा इस तरफ हो जाए लेकिन 90 से कम में हो, कि यहाँ ये 90 डिग्री का ना, जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इस तरफ हो रहा है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, इससे कम हो, 90 से कम, तो उस टाइम पर
जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वर्क डन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच द वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव। एक स्प्रिंग है, सपोज ये हम यहाँ पर ये स्लिंकी यूज कर लेते हैं एज अ स्प्रिंग। इस पर अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, तो अब इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेच इसी डायरेक्शन में हो रही है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन और इसकी स्ट्रेचिंग की डायरेक्शन सेम है। तो इस टाइम पर एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज 0, क्योंकि फोर्स भी इधर है और जो स्ट्रेचिंग है इसकी वो भी इधर है। इसलिए इस कंडीशन में जो वर्क होगा इसको स्ट्रेच करने में वो पॉजिटिव वर्क होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन अ लॉन रोलर इज पुल्ड और पुश्ड बाय अप्लाइंग फोर्स देन द वर्क डन इज पॉजिटिव इन बोथ केसेस। किसी लॉन रोलर को, जैसे ये सपोज मान लेते हैं हम इस तरह से कोई रोलर है, इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक बार लगाई अगर पुश करने की फोर्स, ऐसे फोर्स लगाई, और एक बार पुल करने की फोर्स, इस तरह फोर्स लगाई है, तो दोनों ही केसेस में क्या है बच्चों, जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 है। ठीक है, दोनों ही केसेस में थीटा लेस देन 90 है। तो ऐसे फोर्स लगाएं या फिर इस तरफ फोर्स लगाएं, दोनों ही कंडीशन में थीटा लेस देन 90 होगा, तो इसलिए जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। इन अ टग ऑफ वॉर वर्क डन बाय द विनिंग टीम इज पॉजिटिव। वो जो रस्साकसी का गेम होता है ना, कि एक ही ऐसे रोप होती है, एक टीम इस साइड होती है, एक टीम इस साइड होती है, यहाँ बीच में रिबन बांध देते हैं, तो अब जो विनिंग टीम है वो जिस तरफ फोर्स लगाती है रोप भी उसी तरफ ही जा रही होती है। तो विनिंग टीम सपोज इस तरफ है तो इस तरफ फोर्स लगा रही है विनिंग टीम, तो रोप भी इस तरफ ही जाएगी। मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया बच्चों। अब नेगेटिव वर्क डन देख लेते हैं बच्चों। जिस टाइम पर कॉस थीटा नेगेटिव होगा उस टाइम पर वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव होगा। तो जिस टाइम थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम या 180 के इक्वल होता है, तो उस टाइम पर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, और नेगेटिव कॉस थीटा मीन्स नेगेटिव वर्क डन। तो अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो उस टाइम पर वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। When a body is raised vertically upward from one point to another, then the work done by the force of gravity is negative. किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर उठाया जाता है, ये ऐसे रेज किया गया किसी ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। एंगल कितना बन गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू -1, तो वर्क डन आ गया नेगेटिव। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रेज किया जाए सरफेस से, ऊपर उठाया जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, देन वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये आप याद रखेंगे कि यहाँ हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोल रहे हैं। ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 हो जाती है और जो वर्क है वो नेगेटिव आ जाता है। When brakes are applied to stop a moving car, the work done by the braking force is negative. अब किसी गाड़ी में ब्रेक लगाए गए, ये व्हील है सपोज, ब्रेक लगाए गए, तो ये एकदम से तो रुकता नहीं है, ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ा आगे जाता ही है। तो ब्रेक का जो फोर्स है वो इसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन का है, कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ब्रेक लगा दिए तो अब ये स्लो हो जाएगा, पर एकदम से रुकेगा नहीं, तब भी कुछ डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, और जो ब्रेकिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो इस तरह से जो वर्क डन होगा बाय ब्रेकिंग फोर्स वो नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। सेम ऐसा ही फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है कि ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, इन अ टग ऑफ वॉर वर्क डन बाय द लूजिंग टीम इज नेगेटिव।
अभी हमने पॉजिटिव वर्क डन में देखा था कि जो टग ऑफ वॉर है उसमें जो विनिंग टीम है वो इस साइड है और यहाँ पर मार्क है, तो अब रोप इस तरफ जा रही है, विनिंग टीम भी इस तरफ है, तो पॉजिटिव वर्क डन था। लेकिन रोप इस तरफ जा रही है और जो लूजिंग टीम है वो फोर्स इस तरफ लगा रही है, तो लूजिंग टीम का फोर्स है इस तरफ और रोप की जो मोशन है वो इस तरफ है, या उनकी खुद की भी मोशन इसी तरफ है, पर फोर्स वो इधर लगा रहे हैं। तो इनकी फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। ये तो हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन। अब जीरो वर्क डन देख लेते हैं। जैसे हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी कि कुछ लोग काफ़ी देर काम करते हैं लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वो कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं, जीरो वर्क डन है उस टाइम। क्यों है जीरो वर्क डन? उसकी कंडीशंस देख लेते हैं हम। नो वर्क इज डन, अब कोई वर्क नहीं हो रहा है, उसका फर्स्ट केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वर्क डन जीरो होगा जिस टाइम पर थीटा की वैल्यू 90 होगी। 90 डिग्री का हम एग्जांपल देख लेते हैं कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कोई बैग, कोई सूटकेस या कोई भी वेट है उसको कैरी किया जा रहा है और ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस पर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया ये, कि फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस टाइम पर वर्क जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कोई कितना भी वेट लेकर जा रहा हो, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कुली है या कोई भी है, तो वर्क डन बाय देम इज इक्वल टू जीरो, कोई काम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इफ डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट तो हमने देखा कि जब थीटा 90 डिग्री है तो वर्क ज़ीरो है। अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जैसे कि एक दीवार है, दीवार को बहुत पुश किया जा रहा है, कोई बड़ी सी रॉक है उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो फोर्स तो कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा है लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो जिस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मीन्स ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस टाइम पर भी वर्क ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेट लिफ्टर का। जो वेट लिफ्टर है उसने वेट उठाया और अपने शोल्डर पर रखा 30 सेकेंड्स के लिए, तो ऐसे में उसने बहुत फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जितनी देर वो बिल्कुल एकदम उसको होल्ड करके रखता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, तो उस टाइम में वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर इज ज़ीरो। अब थर्ड कंडीशन जिसमें कि वर्क ज़ीरो होगा वो है व्हेन F इज इक्वल टू ज़ीरो, कि भले ही डिस्प्लेसमेंट हो, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी स्पीड से मूव करता रहता है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। यूनिफॉर्म मोशन में है अगर, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। तो मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि जब भी फोर्स लगता है तो वेलोसिटी में चेंज आता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस टाइम पर उस पर फोर्स है ज़ीरो, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए F ज़ीरो तो W भी ज़ीरो आ जाएगा, कि कोई वर्क नहीं होगा भले ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ब्लॉक है, उसको बहुत ही स्मूथ सरफेस पर एक बार मूव कराकर छोड़ दिया गया, बहुत स्मूथ है इसलिए कोई वहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ना ही कोई रेजिस्टेंस फोर्स है, तो फिर वो चलता रहेगा। अब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो मूव तो कर रहा है, लेकिन वर्क डन तब भी ज़ीरो है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।